जय हिंद बच्चों, ये हमारा आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो। इसके पहले वीडियो में आप लोगों को जहाँ तक मैं समझाया था उसके आगे चैप्टर वही केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अभी हम लोग ये सीखेंगे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो आपको बताया था कि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन तब तक सही नहीं माना जा सकता है जब तक कि उसमें आप उसका फिजिकल स्टेट नहीं देंगे। तो अभी हम लोग मीनिंग देखेंगे फिजिकल स्टेट का मीनिंग क्या है। तो फिजिकल स्टेट आप जो इक्वेशन में यूज करते हैं जनरली एक सॉलिड जिसके लिए आप सिंबल यूज करेंगे स्मॉल एस, लिक्विड जिसके लिए आप सिंबल यूज करेंगे स्मॉल एल, गैस इसके लिए आप यूज करेंगे स्मॉल जी, और एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, इसके लिए आप यूज करते हैं स्मॉल ए और स्मॉल क्यू। इन चार ही सिंबल्स को आप यूज करते हैं पूरे केमिकल इक्वेशन में। तो इसमें आप सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में अच्छे से समझ रहे होंगे। यहां पे एक आपको एक्वस सॉल्यूशन थोड़ा सा कंफ्यूज करता होगा, तो अभी मैं आपको यहां पे एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। तो हेडिंग लगाते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग ये होता है कि जब कभी भी आप किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, फॉर एग्जांपल सॉल्ट है और सॉल्ट को आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसी सॉल्यूशन को आप एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। डिफिनेशन इसका ये होगा कि एक्वस सॉल्यूशन are those solution in which solvent is a water। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो नमक जो घर में आप यूज करते हैं जिसको सॉल्ट बोलते हैं, सॉल्ट को यदि वाटर में आप डिसॉल्व करके जो सॉल्यूशन बनाते हैं इसको आप एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। इसके आगे की हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि आप कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन कहीं पर भी हो रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए कुछ बातों को आपको ध्यान देना होगा जिसको हम लोग एक हेडिंग में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, कोई भी केमिकल रिएक्शन यदि कहीं पर होगा तो आपको कुछ घटनाएं दिखाई देंगी, कुछ फिनोमेना होगा, जिसमें पहला होगा चेंज ऑफ स्टेट, सेकेंड होगा चेंज इन कलर, थर्ड चेंज इन टेम्परेचर, और फोर्थ होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। कहीं पर भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इसको आप कैसे समझेंगे, तो आपको इन चारों में से कोई ना कोई एक चीज, कभी कभी ऐसा होता है कि एक से अधिक भी चीज दिखाई दे सकती है, लेकिन कम से कम एक चीज जरूर दिखाई देगा जिससे आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। उसमें ऐसा हो सकता है कि जो रिएक्टेंट हैं उनके स्टेट्स चेंज हो जाएं,
वो सॉलिड है तो लिक्विड बन जाए, लिक्विड है तो गैस में चले जाएं, गैस है तो एक्वस में चले जाएं। सेकेंड है उनका कलर चेंज हो जाए, जैसा रिएक्टेंट का कलर पहले था आप देखेंगे कुछ टाइम बाद उसका कलर चेंज हो गया, इसका मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ। आपने टेस्ट ट्यूब में, ये एक टेस्ट ट्यूब लिया आपने, इस टेस्ट ट्यूब में आपको ये केमिकल लिए हैं और ये दूसरे टेस्ट ट्यूब में भी आप एक केमिकल लिए हैं। इसमें दूसरा सब, इसमें कोई ए नाम का केमिकल है, इसमें बी नाम का केमिकल है। अब आपने ए वाले को बी में पोर कर दिया। पोर करने के बाद ऐसा हो सकता है कि जिस टेस्ट ट्यूब में इन दोनों को आपने मिला दिया ए प्लस बी को, यदि इस टेस्ट ट्यूब का, अगर ये टेस्ट ट्यूब या तो गर्म हो गया या ठंडा हो गया, इसका मतलब कि उसका टेम्परेचर चेंज हो गया। तो इस तरह से भी आप बता सकते हैं कि यहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ। लास्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कभी भी कोई रिएक्शन करेंगे, जैसे जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आप देखेंगे धुआं के रूप में गैसें निकलेंगी। या आप कभी भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक ग्रेनुल्स को मिलाएंगे तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। एक कॉपर सल्फेट है, इसमें आप जिंक ग्रेनुल्स डालेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इन 4 स्टेप के मदद से आप कहीं पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यदि आपको हमारे पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके आगे की हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे डेली लाइफ में कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग, केमिकल रिएक्शंस involves in our daily life। हमारे डेली लाइफ में कौन कौन से ऐसे केमिकल्स रिएक्शंस हैं जो हम कॉमन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है डाइजेशन ऑफ फूड, सेकेंड रस्टिंग ऑफ आयरन, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड और फोर्थ रेस्पिरेशन। ये 4 ऐसे रिएक्शंस हैं जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं। जब भी हम कोई भोजन करते हैं जो डाइजेस्ट होता है उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आप आयरन को जब आप एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ते हैं तो उस पर रस्टिंग होती है, जिसको आप जंक बोलते हैं, मुर्चा बोलते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शंस है। दूध से जब दही बनता है तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, वो एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सेल करते हैं, वो भी हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन है। तो ये था कि हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस कौन कौन होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कहीं पर भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम कैसे लिखेंगे। कोई केमिकल रिएक्शन को लिखने का क्या तरीका हो सकता है उसको पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग,
हाउ कैन वी राइट अ केमिकल इक्वेशन। हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे कहीं पर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसको केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखने के लिए आपको कुछ स्टेप्स का ध्यान देना होगा, कुछ पॉइंट्स ध्यान देने होंगे, स्टेप्स फॉलो करने होंगे और उसके बाद आप आसानी से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। तो लिखते हैं इसमें आइडेंटिफाई रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सेकेंड स्टेप में रिएक्टेंट जो होता है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और एक से अधिक अगर रिएक्टेंट है तो बीच में प्लस साइन यूज करेंगे। तो राइट द रिएक्टेंट्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड and use plus sign between them। स्टेप थर्ड में आप प्रोडक्ट को लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखते हैं और एक से अधिक प्रोडक्ट होने पर बीच में आप इसमें भी प्लस साइन यूज करेंगे। राइट द प्रोडक्ट्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड एंड यूज प्लस साइन बिटवीन देम। ये 3 स्टेप हुए, आप इसको अच्छे से देख लें क्योंकि इसको हम इरेज करेंगे और इरेज करने के बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट्स लिखेंगे। स्टेप 4 में हम लोग सेपरेट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक एरो से। तो सेपरेट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स with the help of arrow। और स्टेप 5th में आप सभी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट लिखते हैं। राइट द फिजिकल स्टेट of all the reactants and products तो ये था कि हम कोई भी केमिकल इक्वेशन को
लिखते हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है तो उसमें किस किस बातों का आप ध्यान देंगे। तो फिर से मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ सारे स्टेप्स, कि आप कभी भी कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उससे इक्वेशन लिखना है तो आप कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले स्टेप में आप कंसीडर करेंगे कि इस रिएक्शन हो रहा है इसमें रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। सेकेंड स्टेप में आप जितने भी रिएक्टेंट हैं उनको आप एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और उनमें बीच में प्लस साइन का यूज करेंगे। स्टेप थर्ड में प्रोडक्ट को आप राइट हैंड साइड में एरो के लिखेंगे और एक से अधिक प्रोडक्ट हैं तो उसमें भी बीच में आप प्लस साइन यूज करेंगे। स्टेप फोर्थ में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आप एरो से सेपरेट करते हैं, जिसमें एरो का जो टेल होता है वो रिएक्टेंट साइड होता है और जो हेड होता है वो प्रोडक्ट साइड होता है। और लास्ट स्टेप 5 में मैंने बताया था कि कोई भी केमिकल इक्वेशन तब तक सही नहीं माना जा सकता जब तक कि आप सभी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट नहीं लिखते, तो इसको लिखना नहीं भूलेंगे। तो यदि आपको समझ में आ गया कि कोई भी केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कहीं पे वर्डिंग लिखा हो when a magnesium ribbon is burned in the presence of oxygen, then magnesium oxide is formed। तो ये जो आप सेंटेंस लिखे हैं यहां पे, ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसको इलैबोरेट करके लिखा गया है। आप इस सेंटेंस से इक्वेशन बनाएंगे और चूंकि ये केमिकल रिएक्शन है तो जो इक्वेशन होगा वो केमिकल इक्वेशन बोला जाएगा। तो इस केमिकल इक्वेशन में आपको मैंने बताया था कि स्टेप फर्स्ट में आपको बताया गया था कि सबसे पहले रिएक्टेंट को पहचानिए। तो इसमें लिखा व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मीनिंग ये निकला कि इसमें जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है ये हमारे रिएक्टेंट हो गए, ये दोनों रिएक्टेंट हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमारा प्रोडक्ट होगा। तो स्टेप फर्स्ट में पहचानने वाला काम था, तो हमने क्या किया कि पहचाना कि ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है। स्टेप 1 का काम खत्म हो गया। स्टेप 2 में आपको बताया गया था कि अगर एक से अधिक रिएक्टेंट हैं तो बीच में आप प्लस साइन यूज करें। तो यहाँ 2 रिएक्टेंट हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और इनके बीच में आपको बताया गया था कि प्लस साइन यूज करेंगे। स्टेप 3 में आपको प्रोडक्ट बताया गया था और बताया गया था कि प्रोडक्ट अच्छा, इसमें एक बात ये भी बताया गया था कि इसको एरो के लेफ्ट में ही लिखना है, इसलिए मैं यहां एरो लगा के आपको बता रहा हूं कि लेफ्ट में, इसका मतलब ये रिएक्टेंट है। इधर यहां जगह छोड़ी गई है, इसका मतलब है कि अभी हम लोग 3rd स्टेप तक नहीं पहुंचे हैं। 3rd स्टेप में हमको प्रोडक्ट को पहचान करके लिखना होता है और उसको हमको पता है कि राइट साइड में लिखेंगे और एक से अधिक प्रोडक्ट हो तो उसमें प्लस साइन यूज करेंगे। तो इस रिएक्शन में केवल एक ही प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड,
तो इसको राइट में लिख दिया, लेफ्ट इसलिए बचा रह गया क्योंकि हम लोग स्टेप थर्ड केवल फॉलो कर रहे हैं। फोर्थ स्टेप में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हमको एरो से सेपरेट करना था, तो अब हम एक साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिख लिए और हमारा एरो इनको सेपरेट भी कर दिया। लास्ट स्टेप में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको नहीं करते हैं तो आपका इक्वेशन सही नहीं माना जा सकता और आपकी मार्किंग नहीं की जाएगी। इसमें आपको इसका फिजिकल स्टेट जरूर लिखना है, तो आप इसके फिजिकल स्टेट को जरूर लिखेंगे। अब जाकर के जो मैंने आपको 5 स्टेप समझाए थे वो 5 स्टेप आपके यहां हैं। ये जो मैंने इक्वेशन आपको लास्ट में दिखाया है ये सिंबल और फॉर्मूला फॉर्म इक्वेशन है, वर्ड फॉर्म नहीं है। तो यहां तक देख लीजिए, फिर इसके बाद अगली हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। दो टाइप के केमिकल इक्वेशन होते हैं। जो पहला है उसका नाम होता है अनबैलेंस और उसका सेकेंडरी नाम है स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, और सेकेंड को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एग्जाम में स्केलेटल केमिकल इक्वेशन पूछ देता है और बच्चों को दिमाग में ही बैठा रहता है कि अनबैलेंस और बैलेंस ही तो पढ़ना है हम लोगों को। याद रखिएगा कि अनबैलेंस का सेकेंडरी नाम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन होता है। तो बारी बारी से हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें किसी भी एलिमेंट के एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में उनका सम इक्वल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, इसमें लेफ्ट यहां पे ये दोनों रिएक्टेंट हैं, तो मैग्नीशियम का नंबर 1 है, ऑक्सीजन का नंबर 2 है। राइट साइड में देखते हैं तो मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 2 है। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में सभी एलिमेंट जितने भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं, जितने भी केमिकल इक्वेशन में यूज किए गए हैं, उन सभी का एटम का नंबर रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में इक्वल नहीं है। जैसे मैग्नीशियम लेफ्ट में 1 राइट में 1, मैग्नीशियम तो बराबर है, बट ऑक्सीजन लेफ्ट में 2 राइट में, सॉरी यहां गलत है, राइट में 1। तो यहां मैग्नीशियम तो इक्वल है बट ऑक्सीजन इक्वल नहीं आए। इस वजह से ओवरऑल ऑल रिएक्शन अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो अनबैलेंस्ड या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने भी केमिकल यूज हुए हैं उनके नंबर इक्वल नहीं होते। यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स के नंबर इक्वल हो जाएं बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो
तो बैलेंस कैसे होगा? जैसे आप इस इक्वेशन को देखें, अब यहां मैग्नीशियम देखिए 2 हो चुका है, ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन 2। इसके पहले का इक्वेशन ऐसा था, तो आपने इसको इस तरह से लिखा था, तो ये अनबैलेंस था। अभी आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, अब देखिए नंबर मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2। लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम 2, राइट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम 2, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2। तो इस इक्वेशन में एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट हैं और राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी इक्वल हो चुके हैं, इसलिए अब इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस बोलते हैं। तो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोला जाएगा। एक कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि सर इसको बैलेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सभी लोग 2-2 हो गए हैं, मतलब मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम इधर भी 2, ऑक्सीजन 2, इसलिए बैलेंस है। जी नहीं, अगर आप कभी भी ऐसा मानते हैं तो आप पूरी तरीके से गलत हैं। ऐसा मानेंगे तो वो बैलेंस इक्वेशन नहीं है। बैलेंस का मीनिंग ये होता है कि अगर मान लीजिए मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में 3 है तो राइट में भी 3 ही होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन, भले ही ऑक्सीजन यहाँ 2 रहे और यहाँ राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन 2 हो जाए, तब पर भी इस इक्वेशन को हम बैलेंस ही बोलेंगे। मतलब कहने का ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम जितना है राइट हैंड साइड में भी उतना ही होना चाहिए, भले ही दूसरे एलिमेंट का नंबर लेफ्ट में और राइट में अलग अलग हो जाए। बस अंतर इतने बात का ध्यान रखना है कि जितना उसका नंबर लेफ्ट में होगा उतना ही राइट में। जैसे मैंने यहां पे समझाया है, मैग्नीशियम यहां लेफ्ट में 3 है तो राइट में भी 3 है, ऑक्सीजन लेफ्ट में 2 है तो राइट में भी 2 होगा, तो उसको बैलेंस बोलेंगे। ये नहीं कि सारे 3-3-3-3 हो जाए, सारे 4-4-4-4 हो जाए, ऐसा नहीं। जो नंबर लेफ्ट में जितना है, जो एलिमेंट, जो केमिकल, उसका नंबर राइट में भी उतना ही होना चाहिए, तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको समझाया कि अनबैलेंस्ड, जिसको दूसरे नाम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको आपने देखा। कुछ इसके एग्जाम्पल देखे, मैं आपको 1-2 और एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे ये आयरन है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्योंकि पूरी तरीके से अगर इसको हमको सही लिखना है तो इसका फिजिकल स्टेट याद रखिएगा कि वाटर लिक्विड होता है, लेकिन जब भी इसका आयरन से रिएक्शन होगा तो आयरन एक हैवी मेटल होता है, उसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसको हम गैसियस फॉर्म में लेते हैं। वाटर को गैस के फॉर्म में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे वो उससे रिएक्ट नहीं करेगा, और ये एक तरह से कहिए तो ये जंक है। कंप्लीट तो फार्मूला नहीं है, बट ये जंक या जिसको आप रस्टिंग बोलते हैं उसका फार्मूला है। तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये गैस है। अब यहां पर देखते हैं कि ये बैलेंस इक्वेशन दिया है या अनबैलेंस। आयरन का नंबर लेफ्ट में टोटल एक ही जगह आयरन है, उसका नंबर 1 है, और कहीं नहीं है आयरन लेफ्ट में, तो इसका टोटल नंबर 1। राइट में आयरन का नंबर 3 है। अच्छा, मैंने ये बताया था कि अगर एक भी एलिमेंट ऐसा दिख गया, एक भी केमिकल ऐसा दिख गया कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उसका नंबर डिफरेंट हो गया, तो ओवरऑल वो रिएक्शन ही अनबैलेंस होगा। तो यहां आयरन ही पता चल गया कि इक्वल नहीं है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन अनबैलेंस या स्केलेटल हो गया। तो पहचान तो एक ही एलिमेंट बता दी, आगे कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
अब इसको बैलेंस करेंगे तो अब क्या, कब इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो आप इसको यदि आप इस इक्वेशन को देखें, इसका फिजिकल स्टेट लिखिए, नहीं तो गलत माना जाएगा। इसमें आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट में टोटल 3 आयरन है, राइट में भी 3 आयरन हो गया। लेफ्ट में हाइड्रोजन 4 2 जा 8 और राइट में भी हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन लेफ्ट में 4 और राइट में भी ऑक्सीजन 4। आप देख रहे हैं सारे एलिमेंट जितना लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही राइट हैंड साइड में है, तो ये इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। और इसमें नहीं है इक्वल, पहले एक ही स्टेप बता दिया कि इधर आयरन 1 है इधर 3 है, तो ये स्केलेटल या अनबैलेंस इक्वेशन हो गया। तो ये अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ देखा। अगर आपको हमारी वीडियो यहां तक समझ में आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके बाद अगला वीडियो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद।